नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्कूली बसों में महिला अटेंडेंट नहीं, RTO के नियमों की उड़ रही है धज्जियां। पवन महाराज की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी होना तय। अमरावती मॉडर्न रेलवे स्टेशन में मेलघाट की वादियों का नजारा, सांसद अरसुल के प्रयासों को मिली कामयाबी। एंटी करप्शन कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के हाथों हुआ वृक्षारोपण। और दरियापुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी का पद 6 माह से रिक्त, सरकार की दिख रही उदासीनता। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। सरकारी निवास स्थान में गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर वहां अपनी भोंदूगिरी की दुकानदारी चलाने, तंत्र मंत्र सिद्धि के जरिए अपना प्रभाव का झांसा देने वाले कांतानगर निवासी भोंदू बाबा पवन महाराज के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जिला सचिव हरीश केदार की शिकायत पर गाडगेनगर पुलिस में पहले महाराष्ट्र अंधश्रद्धा अधिनियम नरबली कानून के तहत और फिर हाल ही में धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन शिकायत दर्ज होने के 3 माह तक पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरतने और पुलिस आयुक्त की फटकार पश्चात जब गाडगेनगर पुलिस की टीम ढोंगी पवन महाराज के घर पहुंची तो वह फरार हो चुका था। पुलिस ने पवन महाराज के घर से अंधश्रद्धा से जुड़ी पुस्तक तथा तंत्र मंत्र से जुड़े सामान भी पुलिस ने जब्त किए हैं, लेकिन भोंदू बाबा पवन महाराज पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। इस बीच पवन महाराज ने वेश बदलकर स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दाखिल करने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और सादे वेश में पुलिस टीम अदालत पहुंची, जिसके बाद अदालत ने गाडगेनगर पुलिस को से दाखिल करने के आदेश दिए थे। पुलिस द्वारा दाखिल से में बताए कारणों के बाद कोर्ट ने पवन महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब पवन महाराज की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। गाडगेनगर पुलिस स्टेशन के हद्दी में कांतानगर एरिया में विशाल घोंगड़े नाम से रहने वाला व्यक्ति पवन महाराज के नाम से बुआबाजी करता था। उसके खिलाफ गाडगेनगर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ और इसके गणेश हलकारे सक्रिय कार्यकर्ता जो है, इनका बहुत सक्रिय सहभाग रहा ये गुना दाखिल करने में। पवन महाराज ने एंटीसिपेटरी बेल अटक पूर्व जामीन के लिए विमलनाथ तिवारी जिला व सत्र न्यायाधीश 5 इनके कोर्ट में अर्जी दाखिल किया था। गाडगेनगर पुलिस ने जवाब दाखिल किया और विद्यमान कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया कि ये पवन महाराज का अटक होना अत्यंत आवश्यक है, गंभीर स्वरूप का ये गुनाह है और ये कारण देते हुए पवन महाराज ने जो अटक पूर्व जामीन का अर्जी दिया था वो खारिज कर दिया। अनेकों स्कूली बसों में नियमों का सरेआम उल्लंघन किए जाने और ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में होने के चलते प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से गत 25 जून से स्कूली बस जांच मुहिम प्रारंभ की गई है, जो आगामी 14 जुलाई तक चलेगी। हाल ही में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलें प्रारंभ हुई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्कूली बसों में हुई वारदातें तथा स्कूली बसों में छात्राओं से की गई छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आने के पश्चात
राज्य सरकार ने सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को आदेश जारी करते हुए जिन स्कूली बसों में छात्राएं होती है उनमें महिला अटेंडेंट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन शहर में चलने वाली उन स्कूल बसों में से अनेकों में महिला अटेंडेंट नहीं होने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसमें नियमानुसार महिला अटेंडेंट होना जरूरी है। इसके साथ ही स्कूली वैन की प्रति किलोमीटर चलने की क्षमता 40 की गति से अधिक ना हो। स्कूली बस में स्कूल का नाम व अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को स्कूली वैन में बैठाना नहीं चाहिए। लेकिन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के नियमों को ताक पर रखते हुए शहर में स्कूली बसें, स्कूली वैन तथा ऑटो दौड़ते नजर आ रहे हैं। शहर में अप्पर वर्धा बांध से किए जाने वाली जलपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह पुरानी होने के कारण जगह जगह से फूट गई है। आए दिन पाइपलाइन लीकेज के कारण जलपूर्ति खंडित की जाती है। इस विषय को देखते हुए पार्षद तुषार भारतीय ने नेरपिंगलाई से अमरावती तक 33 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दी है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से प्रस्ताव मांगाया है। आगामी 4 जुलाई को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, ऐसी जानकारी पार्षद तुषार भारतीय ने दी है। तुषार भारतीय ने बताया कि गत 6 माह में 4 बार, वर्ष भर में 11 बार संबंधित मुख्य जलवाहिनी फूटी थी, जिससे नागरिकों को भारी जल किल्लत का सामना करना पड़ा। जिस पर बार बार फूट रहे इस पाइपलाइन पर विस्तृत रिपोर्ट तुषार भारतीय ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से मांगी थी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 25 जून को संबंधित रिपोर्ट तुषार भारतीय को दी, जिसमें महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने बताया है कि वर्ष 1991-92 में संबंधित पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसकी उम्र अब पूर्ण हो चुकी है। इसी वजह से यह पाइपलाइन बार बार फूटती है। संबंधित पाइपलाइन बदली नहीं गई तो आगामी दिनों में फिर एक बार पाइपलाइन फूटेगी और 10 लाख शहरवासियों को प्यासा रहने की नौबत आनी तय है। यह विषय बेहद गंभीर है और पूरी तरह पाइपलाइन बदलना भी जरूरी है। इसलिए 28 जून को पार्षद तुषार भारतीय ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ध्यान में संबंधित विषय लाया तथा अमरावती वासियों के पीने के पानी का महत्वपूर्ण मुद्दा हल करने की मांग मुख्यमंत्री से की। इस वक्त उपमहापौर संध्या टिकले व पार्षद प्रणित सोनी भी उपस्थित थे। अमरावती महानगरपालिकेतल्या नागरिकांना जो पाणी पुरवठा होतो तो अप्पर वर्ध्यातून होतो आणि गेल्या वर्षभरामध्ये 2017-2018 मध्ये 4 वेळा पाईपलाईन खंडित झाली, नादुरुस्त झाली, लिकेज झाली आणि अमरावतीकर जनतेला जवळजवळ 15 दिवस पाणी मिळालं। काही काळ उन्हाळ्यातला होता आणि त्या काळामध्ये अमरावतीकर नागरिकांना पाण्यासाठी दाही दिशा फिरायला लागले। महानगरपालिका टँकर उपलब्ध करून द्यावे लागले। ही व्यवस्था आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला, पण याच्या मुळाशी जाण्याची आवश्यकता होती आणि म्हणून मी 6 तारखेला जीवन प्राधिकरणाला एक पत्र दिलं होतं की बा नेमकी नादुरुस्त पाईपलाईन होण्याचं कारण काय, त्याला कोण जबाबदार आहे, या संदर्भातला सगळा अहवाल सविस्तर द्यावा। 25 तारखेला मला या संदर्भातला अहवाल प्राप्त झाला आणि त्या अहवाल बघून ते प्रकरण किती सिरियस आहे याची मला जाणीव झाली। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या पत्रावर ताबडतोब शेरा दिला आणि या संदर्भात कारवाई करावी व ताबडतोब प्रस्ताव मागवावा अशा प्रकारची सूचना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे। मला असं वाटतं की ही पाईपलाईन आता लोखंडामध्ये रूपांतर करायची असेल तर त्याचं डिटेल प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत आणि या संदर्भातले 4 तारखेच्या बैठकीमध्ये कदाचित हा विषय येऊ शकतो आणि या अमरावतीकर जनतेला मोठा रिलीफ या पाणी पुरवठ्यातून होईल। त्यामुळे वेळोवेळीचे लिकेजेस या ठिकाणी थांबतील आणि 200 कोटीचा एक DPR तयार करण्याच्या संदर्भातले सूचना आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास खात्याला दिले। दिल के दौरे को हृदय पेशी रोधगलन कहा जाता है। यह तब बढ़ता है जब हृदय की मांसपेशी को ऑक्सीजन पहुंचने वाली कोई रक्तवाहिका अवरुद्ध हो जाती है, जिससे हृदय के एक भाग से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। यदि उपचार तुरंत न करवाया जाए तो हृदय की मांसपेशी के इस भाग की मृत्यु हो जाती है। जितनी जल्द आपको मदद मिलती है उतना ही आपका हृदय कम क्षतिग्रस्त हो जाता है।
दिल का दौरा पड़ने के बाद कई लोग बहुत उपास महसूस करते हैं। यदि यह स्थिति और बुरी हो जाए तो अपने चिकित्सक का परामर्श लेने की सलाह डॉक्टर नितिन सोनोने ने एक प्रेस वार्ता द्वारा दी। यदि आपको पहले दिल का दौरा पड़ चुका हो तो दिल के दूसरे दौरे के समय मनुष्य में अलग लक्षण दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर सोनू ने दी अधिक जानकारी। आज का कल हमारा डॉक्टर्स डे है, उस उपलक्ष्य में आज थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ना चाहिए लोगों के अंदर, इसलिए मैंने ये बुलाया हुआ है। और ऐसा है कि जो रिस्क है डायबिटीज़ के अंदर, हार्ट अटैक की या फिर और भी कोई चीज़ों की, किडनी डिसीज़ है, ब्रेन स्ट्रोक है, तो ये सारी रिस्क जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बढ़ जाती है। नॉर्मल पेशेंट में जो रिस्क है उससे उसकी कंपैरिजन में कम से कम 10 गुना वो रिस्क बढ़ जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। डायबिटीज़ 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं। उसकी कोई उम्र नहीं है। एक कम उम्र वाला जो बचपन में होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। उसमें वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, और अगर उसका डायग्नोसिस अगर जल्दी ना हो तो पेशेंट को बहुत जल्दी जैसे कॉम्प्लिकेशंस होके किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, या ऐसी सारी चीज़ें, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और डायबिटीज़ ऐसा है कि डायबिटीज़ स्लो किलर, वो हर एक ऑर्गन को, शरीर के हर एक ऑर्गन को वो धीरे धीरे मारेगा। तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा, आइज़ को अफेक्ट करेगा, पेरिफेरल नर्व्स को, जो नसें बोलते हैं जिसको, उनको अफेक्ट करेगा, किडनीज़ को अफेक्ट करेगा, जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, हार्ट को अफेक्ट करेगा। तो ये हर चीज़ें धीरे धीरे, जो नॉर्मली जो 70-80 साल अभी इंडिया का जो एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60 ईयर्स है। तो वो, और जो जिसका लाइफ स्टाइल अच्छा है उसकी 70-80 तक तो आराम से ये हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ में आपके कम से कम 10 से 20 साल लाइफ के कम हो जाएंगे। तो उस बारे में अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आज बुलाया है। अंबानगरी का मॉडर्न रेलवे स्टेशन शहर के सौंदर्यीकरण के इतिहास में जहां अपना योगदान देने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर इस आधुनिक रेलवे स्टेशन परिसर की दीवारें तथा भूमिगत पुल की दीवारें मेलघाट के रंग में रंग चुकी है, जिसमें मेलघाट की वादियों का सुखद अनुभव अकस्मात ही दिलो दिमाग पर छा जाता है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अधिकारी व जिले के सांसद आनंदराव अड़सुल के बीच पिछले दिनों हुई चर्चा के पश्चात सांसद अड़सुल ने मॉडर्न रेलवे स्टेशन की दीवारों को मेलघाट के वादियों को रंग में रंगने की विशेष अनुमति रेल मंत्रालय से प्राप्त करने के पश्चात अमरावती मॉडर्न रेलवे स्टेशन की दीवारें मेलघाट के नैसर्गिक वादियों की हकीकत बयां कर रही है। इन चित्रकारियों में पीले पट्टेदार शेर, भालू, हिरन, उल्लू आदि वन्य जीव और मेलघाट में मौजूद दुर्लभ पक्षियों के मनोहारी चित्रों को यहाँ के दीवारों पर उकेरा गया, जो यहाँ आने वाले यात्रियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मानो मॉडर्न रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को विदर्भ के नंदनवन पधारने का निमंत्रण दे रहे हो। बताया गया है कि मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की ओर से अमरावती, बडनेरा, अकोला व शेगांव रेलवे स्टेशन की दीवारों पर इसी तरह का उपक्रम जारी है। इस संदर्भ में विभागीय वन अधिकारी माली ने बताया, माननीय खासदार श्री अडसूळ साहेब यांच्या पुढाकाराने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या पर्यटनाला वाव मिळावा, त्याला चालना मिळावी म्हणून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या अमरावती रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर अनेक भिंतींवर वन्य प्राण्यांचे तसेच निसर्गरम्य चित्रण करण्यात आले आहे। याशिवाय बडनेरा रेल्वे स्टेशन, अकोला रेल्वे स्टेशन व शेगाव रेल्वे स्टेशनच्याही परवानग्या आम्हाला खासदार अडसूळ साहेब यांच्या वतीने मिळालेल्या आहेत आणि त्या उद्देशाने सुद्धा तेथील रेल्वे स्थानक रंगवण्याचा कार्यक्रम लवकरच सुरू होणार आहे। अमरावती जिले में इस वर्ष अनुमानित बारिश से भी कम प्रतिशत बारिश होने के चलते जिले भर के खेतों में समय पर बुआई नहीं हो सकी है, जिसके चलते किसान मानसिक रूप से परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो वही कर्ज के बोझ तले किसान बारिश के अभाव में मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। खल्लार के ग्राम पंचायत सदस्य ने चंद्रपुर के विकास कार्यों की समस्या पूरी कर खेत में मजदूरी कर अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा है।
ग्रामपंचायत सदस्य आहे तर ग्रामपंचायतमधून एवढा पगार थोडी भेटते आपल्याला की बा आपलं पूर्ण घर चाललं पाहिजे की आपला पूर्ण प्रपंच चालला पाहिजे. ग्रामपंचायत हे गावापुरती मर्यादित असते. आपण कोणती बा विकासाचे कामं केले पाहिजे काही त्याच्यातून आपल्याला बा ग्रामपंचायत सदस्य असल्यावर काही असा पगार थोडीच भेटते काही की बा आपण ग्रामपंचायत सदस्य आहोत म्हणून आपल्याला पगार भेटून राहिला म्हणून आपण कामं नाही केले पाहिजे. शेतीचं काम केल्याशिवाय इलाज नाही. कर्जामुळे तर कठीण आहे म्हणा, कर्जामुळे कठीण आहे पेरणी, पण पावसामुळे आजच्या कंडिशनला साथ देत आहे बा पेरणी. सरकारची तर काही साथ नाही दिसत. आता मालूम पडत आता मोदी काय अंमलात आणते तर असं पेरणीमध्ये म्हणजे आता कास्तकाराला यावेळेस काही वावरही गहाण ठेवावं लागते तर काही सोनं ना गहाण ठेवावं लागते. त्याच वेळेस पेरणी होती की नाही. यावेळेस कोणाच कास्तकाराजवळ काय. खल्लार से हमारे संवाददाता नासिर की यह रिपोर्ट। जिले के दरियापुर तहसील की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। इस परिसर में दरियापुर, खल्लार, एवदा ऐसे 3 पुलिस थाने आते हैं। इन सभी पुलिस थानों का कार्यभार पुलिस उपविभागीय अधिकारी चलाते हैं, लेकिन गत 6 महीनों से उपविभागीय अधिकारी का पद रिक्त होने से नागरिकों में पुलिस विभाग संदर्भ में भारी दिक्कतें आ रही है। इसके पहले इस पुलिस थानों का कार्यभार पुलिस उपविभागीय अधिकारी सचिन हीरे चलाते थे, लेकिन उनका 6 माह पहले तबादला हुआ था, लेकिन उनकी जगह अभी तक उपविभागीय अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए। इस वजह से पुलिस विभाग संदर्भ में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दरियापुर पुलिस उपविभागीय अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग दरियापुर तालुकावासी कर रहे हैं। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। प्रतिवर्ष 1 से 30 जुलाई के दौरान राज्य भर के सभी शासकीय व निम शासकीय कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण करने के आदेश है। इस वर्ष सरकारी आदेश के तहत 1 से 30 जुलाई की अवधि में 5 विभाग के करोड़ों वृक्षारोपण का लक्ष्य है। इस क्रम में शनिवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधीक्षक श्रीकांत घिवरे के हाथों रेलवे स्टेशन से डेपो रोड स्थित विश्राम गृह की जगह पर बनने वाले नए एसीबी कार्यालय परिसर में विविध किस्म के 30 पौधों का रोपण किया गया। इनमें आम के 3 पौधे, इमली के 4 पौधे, आंवले के 7 पौधे, गुलर के 2 पौधे तथा 14 नीम के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर तीनों उप अधीक्षक सहित सभी निरीक्षक, कर्मचारी वर्ग व नए निर्माणाधीन इमारत के आर्किटेक्चर प्रमुखता से उपस्थित थे। पूरे शहर में विविध समस्याओं को लेकर जन आक्रोश नजर आ रहा है। वर्षा ऋतु शुरू होने के बावजूद भी यहाँ पेयजल की समस्या जैसे थे नजर आ रही है, और तो और पूरा शहर गंदगी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। इसकी दखल लेकर जिले के सांसद आनंदराव अड़सुल ने मनपा में तत्काल बैठक बुलाई, जिसमें भूमिगत गटर योजना तथा पेयजल योजना के संदर्भ में जायजा लिया गया। इस बैठक में मनपा आयुक्त संजय निपाने, मजीपरा के अधिकारी तथा शिवसेना के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में सांसद आनंदराव अड़सुल ने बताया, अमरावती महानगरपालिका एक सगळ्या अर्थाने ती आदर्श ठरावी हा माझ्या मनातला हेतू सातत्याने गेले 10 वर्ष आहे। हे मोठं शहर आहे, सांस्कृतिक क्रीडा क्षेत्रामध्ये, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेले शहर आहे आणि त्याबरोबर ते निरोगी असावं, शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी शहराला मिळावं जनतेला। त्याचबरोबर अंडरग्राउंड ड्रेनेजची योजना आहे ती राबवल्यानंतर ते निरोगी बनेल। सॉलिड वेस्टच्या माध्यमातून ही योजना राबवली तर त्यामध्ये आणखी भर पडेल। या भावनेतून सातत्याने मी या ठिकाणी येत असतो आणि ह्या 2-3 योजना ज्या आहेत प्रामुख्याने पेयजल योजना आहे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज योजना आहे, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट योजना आहे। या योजना कुठपर्यंत आता आलेल्या आहेत, काय स्थिती आहे हे पाहण्यासाठी नेहमी येतो। तसा आज पण सुदैवाने नवीन आयुक्त आलेले आहेत। पेयजल योजनेचं काम बऱ्यापैकी पुढे गेलेलं आहे, परंतु अंडरग्राउंड ड्रेनेज योजनेचं काम फारच मागे आहे। 21 वर्ष ही योजना सुरू आहे, परंतु आज फक्त 27% येऊन पोचलेली आहे। ही दुर्दैवी भाग आहे। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटला अजून पाहिजे तशी सुरुवात पण झालेली नाही, पण DPR आज होतोय आणि नवीन आयुक्तांनी कबूल केले, त्याच्यामध्ये काही नवीन सूचना आहेत त्या ॲड करून आम्ही त्याला मंजुरी राज्य सरकारची घेऊ। अशा पद्धतीने आजचा ही बैठक आमची पार पडलेली आहे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज।
होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल। सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। महानुभाव पंथ की काशी समझे जाने वाले चांदूर बाजार तहसील के ग्राम रिद्धपुर में हर साल लाखों भाविक दर्शन हेतु आते हैं, लेकिन इस ग्राम में रेल न रुकने से भाविकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु सेवा तीर्थस्थान सेवा समिति ने यहाँ प्लेटफॉर्म बनाने हेतु 2006 में अर्धदफन आंदोलन किया था, लेकिन चांदूर बाजार के बाद कोलविहीर में ही रेल रुकने से रिद्धपुर के भाविकों को रिद्धपुर पहुंचने में आर्थिक नुकसान के साथ साथ भारी दिक्कतें आ रही है। यहाँ हर साल महानुभाव पंथ के हजारों भक्त पूरे देश से आते हैं, लेकिन रिद्धपुर में रेल न रुकने से यात्रियों को भारी दिक्कतें आ रही है। इस संदर्भ में महंत राजधर वायंदेशकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खरं जनतेला माहित व्हावं की गावकऱ्यांचा किती सहयोग या कामामध्ये आहे, इथल्या संत महंतांचा सहयोग या कामामध्ये आहे आणि या सर्व गावकऱ्यांच्या संत महंतांच्या सहयोगामधून प्लॅटफॉर्म खऱ्या अर्थानं 400 मीटरचा आम्ही पूर्ण केला। इच्छा एवढीच आहे की 27 जुलैला या ठिकाणी आषाढी पौर्णिमेची यात्रा आहे। मराठवाड्यातून भरपूर प्रमाणात भाविक या ठिकाणी येतात, पश्चिम महाराष्ट्रातून भाविक येतात, संपूर्ण देशातून भारतभरातून भाविक येतात आणि म्हणून त्यांना रेल्वेची सोय व्हावी हीच खऱ्या अर्थानं आमची तळमळ आहे। त्याच तळमळीतून आम्ही हा प्लॅटफॉर्म तयार केला। रेल्वेच्या इतिहासात 400 मीटरचं मातीकाम 15 दिवसात होणं हा एक आदर्श खऱ्या अर्थानं प्लेटफॉर्म ठरलेला है, असं मी या ठिकाणी नमूद करतो। रिद्धपुर ग्रामवासियों ने भी शासन को रेल स्टॉप मिलने की मांग की थी, लेकिन शासन द्वारा इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ रेल रुकने हेतु ग्रामवासियों ने अस्थायी रूप से प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ पर आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर यात्रा का आयोजन किया जाता है। प्लॅटफॉर्म एवढ्या घाईत जो केला, हजारों लाखों लोक रिद्धपुरच्या आषाढी पौर्णिमेला येतात, त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांनी 21 जुलै ते 27 जुलैला रेलवे थांबा देण्यात यावा अशी माझी मागणी रही। यात्रियों के सुविधा हेतु आषाढ़ी पूर्णिमा यात्रा के पहले रिद्धपुर में रेल स्टॉप होने की मांग ग्रामवासियों ने की। चांदूर बाजार से हमारे संवाददाता बादल डकरे की यह रिपोर्ट। सर्वज्ञ ज्ञान प्रबोधन मंडल द्वारा आत्मोन्नति ज्ञान यज्ञ का आयोजन 4 जुलाई से 15 जुलाई दरमियान किया गया है। इस दरमियान वेदवंती श्री नागदेवाचार्य ईश्वर दर्शन स्मृति इस ग्रंथ पर महानुभाव आश्रम शिक्षा संस्था बाम्बोरी के अतुल मुनि महानुभाव प्रवचन करेंगे। इस धार्मिक सप्ताह दरमियान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, ऐसी जानकारी प्राध्यापक अभिजित कारभांडे ने दी। सर्वज्ञ ज्ञान प्रबोधन मंडळ अमरावती गेल्या 12 वर्षापासून अनेक उपक्रम राबवत आहे। त्या उपक्रमांमध्ये सार्वजनिक तसेच आध्यात्मिक उपक्रम राबवत आहे। यंदाचे हे 13वे वर्ष आहे, यंदाचं हे 12वे वर्ष आहे। त्यामुळे सर्वज्ञ ज्ञान प्रबोधन मंडळ हे दिनांक 4 जुलै 2018 पासून
आत्मतीर्थ ज्ञानरूप प्रवचन सोहळा आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमाचे आयोजन श्रीकृष्ण मंदिर देवस्थान माता खिडकी येथे आयोजित केलेलं आहे, ज्या ठिकाणी आपल्या समस्त अमरावतीकरांना एक ऐतिहासिक असं मंदिर बुधवारा माता खिडकी येथे आहे, त्या मंदिरात या ज्ञानप्रवचन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेले आहे। तसेच या ज्ञानप्रवचन सोहळ्याची सुरुवात दिनांक 4 जुलैला होणार व समाप्ती 15 जुलैला होणार। या कार्यक्रमामध्ये वांभुरीवरून अतुलमुनी महानुभव परमपूज्य अतुलमुनी महानुभव हे प्रवचन करते हैं। इस दरम्यान आरोग्य जांच शिविर का भी आयोजन किया, ऐसी जानकारी भी आयोजकों ने दी। सर्वज्ञ ज्ञान प्रबोधन मंडळाद्वारे आयोजित हा प्रोग्राम 12 वर्षापासून आम्ही राबवत आहे। यावर्षी या प्रोग्रामाचं आयोजन मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येतं। 4 तारखेपासून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। सकाळी 5:30 वाजतापासून तर 7 वाजेपर्यंत स्मरण ठेवलेलं आहे। त्याच्यानंतर 8 तारखेला या प्रोग्रामलाच महापारायण ठेवलेलं आहे। या महापारायणाला अमरावतीकरांनी जास्तीत जास्त संख्येने या आणि आपली उपस्थिती दर्शवा। हाल ही में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें बड़े तादाद में छात्र छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी स्कूल व अपने परिजनों का नाम रोशन किया। इन छात्र छात्राओं में विविध समुदाय से जुड़े विद्यार्थियों का समावेश है, जिनका संबंधित समाज की ओर से सम्मान किया गया। इसी क्रम में आगामी 22 जुलाई की शाम 6 बजे स्थानीय टाउन हॉल में राजपूत समाज के उन विद्यार्थियों का सत्कार किया जाएगा जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को अपनी अंक सूची की प्रतिलिपि 5 जुलाई तक गांधी चौक स्थित ठाकुर फटाका भंडार में जमा करने का आह्वान महाराणा प्रताप सार्वजनिक सेवा समिति के सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजकुमार ने किया है। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। हम लोग महाराणा प्रताप सार्वजनिक सेवा समिति अमरावती, राजपूत फोरम महाराष्ट्र राज्य, राजपूत युवा विकास संगठन और महिला राजपूत संगठन, इनके संयुक्त तत्वावधान से इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं में जो छात्र मेरिट आए हैं और जिन्होंने मेरिट आते हुए 75% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, ऐसे छात्र छात्राएं और जिन्होंने राजपूत समाज में उल्लेखनीय शिक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जैसे PhD या और ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उन लोगों का हम लोग 22 जुलाई 2018 को टाउन हॉल में शाम में 6 बजे सत्कार लेने वाले हैं। और इस सत्कार के लिए जो पात्र है, ऐसे विद्यार्थियों से हम समिति की ओर से आह्वान करते हैं कि वे अपना बायोडाटा और मार्कशीट और फ़ोटो 5 जुलाई से पहले ठाकुर फटाका भंडार गांधी चौक यहाँ रुपये जमा कर देंगे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल VCN न्यूज़। नमस्कार।